तो आप भी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जानना चाहते हैं क्या है कानून। कई बार कई लोगों के दिमाग में ये शक रहता है और डाउट रहता है कि अगर हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो क्या भारत में ये जायज़ है, लीगल है या नहीं है। इसी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं आप सभी के मन में। हम सारे सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा और सारे सवालों का जवाब आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधुनिक समय में लिविंग रिलेशनशिप का चलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कामकाजी युवा जो है डेली काम करने वाले होते हैं, वो शादी के स्थान पर लिविंग रिलेशनशिप को काफ़ी महत्व दे रहे हैं। लिविंग बड़े नगरों में अधिक उपयोग में लाया जाता है। महिला पुरुष का बगैर विवाह के एक साथ रहने वाली व्यवस्था को लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। अब बात करते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप पश्चिम की जीवन शैली है तथा भारतीयों ने इसे तेजी से अपनाना शुरू कर दिया। ये बेसिकली वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है। विवाह में जाति तथा धर्म बंधन तथा अन्य बंधन होने के कारण युवक युवती लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने की प्राथमिकता देने लगे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जब समाज में लोगों को के भीतर पनपने लगी है तो इस पर एक व्यवस्थित कानून अवश्य ही हो चला है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लिविंग रिलेशनशिप की जो अब तक की भारतीय कानून व्यवस्था है उस पर विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप अपराध नहीं, सामाजिक स्तर पर लिविंग रिलेशनशिप को भले ही मान्यता नहीं दी जाती है तथा विभिन्न धर्मों में ऐसे मान्यता नहीं दी जाती है, परंतु भारतीय विधि लिविंग रिलेशनशिप को कोई अपराध नहीं मानता। भारत में लिविंग रिलेशनशिप जैसी प्रथा बेसिकली तो लीगल है, साथ ही कोई भी दो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यह भारतीय विधि में पूर्णतः वैध है। अब लिविंग रिलेशनशिप पर भारतीय कानून अब तक तो भारत की पार्लियामेंट तथा किसी भी स्टेट के विधानमंडल में लिविंग पर कोई भी व्यवस्थित संहिताबद्ध अधिनियम का निर्माण नहीं किया गया, परंतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत लिविंग की परिभाषा प्राप्त होती है, क्योंकि घरेलू हिंसा के अधिनियम के अंतर्गत लिविंग में रहने वाले जो लोग हैं वो भी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या कहता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के अनुसार घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं। जब वे समर्पता विवाद द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम की इस धारा से यह प्रतीत होता है कि लिविंग जैसी रिलेशनशिप हैं जो संबंधों को भारतीय विधानों में स्थान दिया गया है। इस धारा के अतिरिक्त समय समय पर उच्चतम न्यायालय में लिविंग जो संबंध है उससे रिलेटेड मुकदमे आते रहते हैं, जिन पर लिविंग जैसी व्यवस्था को लेकर विधानों का निर्माण भारत में होता ही रहा है। अब भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किसी भी संहिताबद्ध कानून जैसा स्थान रखते हैं तथा किसी संहिताबद्ध कानून के अभाव में उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय कानून की तरह कार्य करते हैं। भले ही कोई संहिताबद्ध कानून लिविंग व्यवस्था के संदर्भ में उपस्थित नहीं हो, परंतु उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय लिविंग से संबंधित व्यवस्था पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह न्याय निर्णय अग्रही लिखित है। लिविंग के लिए शर्तें उच्चतम न्यायालय में इंदिरा शर्मा बनाम BA शर्मा 2013 के मामले में लिविंग से संबंधित संपूर्ण गाइडलाइंस को प्रस्तुत किया है। लिविंग व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं तथा उन शर्तों को तय किया गया है कि अधीन रहते हुए वैध लिविंग किया जा सकता है। अब हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो लिविंग रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो नंबर 1 है कि साथ रहने की युक्त अवधि। किसी भी लिविंग के दोनों पक्षकार साथ रहने की एक युक्त अवधि में होना चाहिए। कोई भी पक्षकार इस तरह से नहीं होंगे कि किसी भी समय साथ रह रहे हैं और किसी भी समय साथ नहीं रह रहे हैं। साथ रहने के लिए युक्त अवधि आवश्यक है। यदि उपयुक्त अवधि को पूरा किया जाता है तो लिविंग माना जाएगा। युक्त अवधि से आशय ऐसी अवधि से है जिससे यह माना जा सके कि किसी एक विशेष समय से लिविंग के पक्षकार साथ में रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं एक दो दिन के लिए पक्षकार एक साथ रह लिए तथा फिर चले गए, कुछ महीनों वर्षों बाद फिर साथ आकर रहने लग गए। निरंतर युक्त अवधि लिविंग के लिए अति आवश्यक है। ऐसी अवधि 1 माह 2 माह भी हो सकती है, पर इसके लिए कोई समय सीमा नहीं निश्चित की गई है।
एक नंबर 2, एक घर में साथ रह रहे लिविंग के पक्षकारों का पति पत्नी के भांति एक घर में रहना अति आवश्यक है। एक घर को लिविंग के पक्षकार उपयोग में लाते हैं तथा एक ही छत के नीचे रहते हैं। उनका अपना ठिकाना एक होता है, एक घर होता है। नंबर 3, एक ही घर की वस्तुओं का उपयोग लिविंग के दोनों पक्षकार एक ही घर की वस्तुओं का संयुक्त रूप से उपयोग कर रहे हों। जिस प्रकार एक पति पत्नी किसी एक घर में साथ रहते हुए चीजों का उपयोग करते हैं। नंबर 4, घर में कामों को एक दूसरे की सहायता, दो पक्षकार एक घर में साथ रहते हुए घर के कामों में एक दूसरे की सहायता करते हों, इस प्रकार घर के काम बटे हुए हों। नंबर 5, बच्चों की स्नेह, लिविंग पक्षकार के अपने बच्चों को स्नेहपूर्ण अपने साथ रखते हों तथा उनसे इसी प्रकार का स्नेह और प्रेम रखते हों जिस प्रकार का स्नेह माता पिता अपने बच्चों से रखते हैं, जिस प्रकार का प्रेम पति पत्नी अपने द्वारा उत्पन्न की गई संतान के साथ रखते हैं। नंबर 6, लोगों को इस बात की सूचना हो कि दोनों साथ रहते हैं। जब लिविंग पक्षकार साथ रहते हैं तो समाज में ऐसी सूचना होना चाहिए कि वे दोनों पक्षकार पति पत्नी की भांति एक दूसरे को साझा करते हुए एक साथ रहते हैं तथा उन दोनों का एक साथ रहने का सामान्य आशय है वे दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हों, क्योंकि दोनों पति पत्नी की भांति एक साथ रहेंगे तो यह संभव है कि उनमें शारीरिक संबंधों की स्थापना हो ही जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जारकर्म की भांति का कोई दब छिपकर संबंध नहीं होना चाहिए जिससे जानने वालों को लोगों को यही जानकारी ना हो कि साथ रहते हैं। नंबर 7, लिविंग के पक्षकार वयस्क हों। इनके पक्षकार प्राप्त व्या हो, उन्होंने वयस्क होने की आयु प्राप्त कर ली हो। भारतीय व्यस्तता अधिनियम की अंतर्गत वयस्कता की आयु 18 वर्ष है। नंबर 8, स्वस्थ चित्त हो यानी हेल्दी हो। नंबर 9, एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लिविंग में रहते समय ऐसे पक्षकारों में से किसी एक का पूर्व में कोई पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। यदि पति या पत्नी के रहते हुए लिविंग करता है तो यह लिविंग रिलेशनशिप इलीगल यानी अवैध घोषित होगा। अब हम कुछ केस लॉ की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे केस की बात कर लेते हैं जिसमें लिविंग को लेकर चर्चाएं की गई, लिविंग को लेकर कुछ कोर्ट के द्वारा बातें की गई। तो एक केस था लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये 2006 में केस आया था। इसके अनुसार दो पक्षकार ने भागकर मंदिर में विवाह कर लिया तथा साथ रहने लगे। उनका विवाह के कर्मकांड के अनुसार पूर्ण नहीं हुआ था, परंतु उच्च न्यायालय ने इस मामले में यह माना कि दो वयस्कता प्राप्त पक्षकार अपनी स्वेच्छा से पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं तथा संतान की उत्पत्ति भी कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी धार्मिक कर्मकांड किया जाए या फिर किसी वैध विवाह की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार दोनों लोगों का साथ में रहना कदापि अपराध नहीं माना जा सकता। लिविंग की महिला पक्षकार को भरण पोषण का अधिकार, इसकी बात कर लेते हैं हम। एक केस है चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार चनमुनिया। इनके मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि लिविंग की महिला पक्षकार लिविंग के पुरुष पक्षकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखती है तथा यह महिला को कहकर भरण पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था कि उसका कोई वैध विवाह नहीं था। यदि दोनों पक्षकार पति पत्नी की भांति एक साथ लिविंग व्यवस्था में रह रहे हैं तो महिला पक्षकार का पुरुष पक्षकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है। लिविंग से उत्पन्न हुई संतान को संपत्ति में उत्तराधिकारी लिविंग की अवधि में साथ रहते हुए इन लिविंग पक्षकारों में यदि कोई संतान उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की उत्पन्न हुई संतान को पिता की संपत्ति में तथा माता पिता की संपत्ति में और दोनों का विरासत में मिली हुई संपत्ति में उत्तराधिकार का इस भांति का अधिकार होगा जिस प्रकार एक वैध विवाह से उत्पन्न हुई संतानों का होगा। यह बात रविंद्र सिंह बनाम मल्लिका अर्जुन के मामले में 2001 को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई। नंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ केरला के मामले में यह कहा गया कि यदि पुरुष की आयु विवाह के समय 21 वर्ष नहीं थी तथा वह पुरुष 18 वर्ष से अधिक का था तो ऐसी परिस्थिति में विवाह भले ही ना हो परंतु लिविंग रिलेशनशिप माना जा सकता है। वैध विवाह के पक्षकारों का लिविंग अवैध ऐसे लिविंग इन कपल
जिनकी शादी अन्य व्यक्तियों के साथ अब भी अस्तित्व में है, परंतु वे एक साथ रह रहे हैं, ऐसा लिविंग वैध नहीं होगा और उसे कानूनन कोई भी संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लिविंग रिलेशनशिप से जुड़े हुए सारे वैधिक और अवैध जितने भी तथ्य और पॉइंट थे वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये वीडियो बनाया गया है एक ब्लॉग से जिसका नाम है legaladvisory.in। आप इस ब्लॉग को जाकर पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च मारिए legaladvisory.in। और अगर और आप चाहते हैं कि इसका डायरेक्ट लिंक अगर आपको मिलना है, कैसे मिलेगा, तो हमने डिस्क्रिप्शन में इस पूरे ब्लॉग का जो लिंक है, हमने यहाँ से पूरा आर्टिकल उठाया, हमने आपको लिंक डाल दिया, वहाँ से जाकर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उम्मीद आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो जानने के लिए हमें कमेंट करिए किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।